जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। पेपर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह दूसरा पेपर है। फर्स्ट पेपर का जो मॉडल पेपर है वो भी मैं सॉल्व करा दिया हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसमें वीडियो है। इस क्लास को देखने के बाद आप उसे आराम से देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और इस प्रश्न पत्र को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, पेपर कोड है दोस्तों ECO 302। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, पेपर को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विकासशील देशों का घटक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, पूंजी निर्माण की उच्च दर, बेरोजगारी की उच्च दर या फिर गरीबी का उच्च दर। तो इनमें से क्या है दोस्तों जो विकासशील देशों का घटक नहीं है? तो पूंजी निर्माण की जो उच्च दर है वो विकासशील देशों का घटक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2 इसमें आपका पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नेसल्स के निम्न स्तरीय संतुलन पास सिद्धांत का समीकरण नहीं है? आय वितरण का समीकरण, पूर्ण रोजगार का समीकरण या फिर विनियोग का समीकरण या उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी है दोस्तों, पूर्ण रोजगार का समीकरण जो है वह नेसल्स का स्तरीय संतुलन पास सिद्धांत का समीकरण है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा था, असंतुलित विकास सिद्धांत में से कौन संबंधित नहीं है? असंतुलित विकास सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? सिंगर, फ्लेमिंग, नक्स या फिर स्ट्रीटेन। तो दोस्तों तीसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्ट्रीटेन जो थे यह असंतुलित विकास से संबंधित नहीं थे, बाकी सिंगर, फ्लेमिंग और नक्स, ठीक है, ये तीनों लोग असंतुलित विकास से संबंधित है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है, इकोनॉमिक्स थियरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं आपके गुन्नार मेडल। ठीक है, जी मेडल इसमें दिया है, याद रखेंगे। चौथे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा था आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक लेविस के मॉडल की मान्यता नहीं है? द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जीवन निर्वाह क्षेत्र से श्रम की आपूर्ति बेलोचदार या फिर अधिशेष पुनर्निर्वेशित होता है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था दोस्तों, अधिवेश पुनर्निर्वेशित होता है। ठीक है, क्या पूछा है? लेविस के मॉडल की मान्यता नहीं है तो अधिशेष जो होता है पुनर्निवेशित होता है। ठीक है, इनकी मान्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। इसमें प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है दोस्तों, उत्पादन फलन की अविभाज्यता संबंधित है आर नक्स से, नेसल्स से, रोस्टो से या फिर आर रोडान से। तो उत्पादन फलन की जो अविभाज्यता है वह आर रोडान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा था, ध्यान देंगे इसमें, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का आशय है। सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का आशय क्या भैया? तो भौतिक अधोसंरचना है, सामाजिक अधोसंरचना है, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा है आपका, रोस्टोव के अनुसार आर्थिक समृद्धि के चरण हैं। 2 चरण हैं, 3 चरण हैं, 5 चरण हैं या फिर 4 चरण हैं? तो रोस्टोव के अनुसार आर्थिक समृद्धि के कितने चरण है भैया? तो 5 चरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है, एक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो तकनीकी प्रगति की दर पर निर्भर करता है, उत्पादन समृद्धि की दर पर निर्भर करता है, राष्ट्रीय आय के बचत तथा निवेश के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 इसमें आपका पूछा था दोस्तों, सामाजिक द्वैतवाद को कौन प्रतिपादित किया है? सामाजिक जो द्वैतवाद है उसको कौन प्रतिपादित किया है? ए लेविस ने, फिर एच बोके ने या फिर गुनार मेडल ने या फिर हर्षमैन ने। तो दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था आपका, एच जो बोके थे, ठीक है, सामाजिक द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा है, प्रदर्शन प्रभाग संबंधित है उत्पादन फलन से, उपभोग फलन से,
विनियोग फलन से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रदर्शन प्रभाव आपका उपभोग फलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा है, श्रम की असीमित पूर्ति के साथ विकास की परिकल्पना संबंधित है, फाइरेनिस से, लेविस से, नक्स से, शुम्पीटर से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही था, फाइरेनिस से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, संतुलित विकास सिद्धांत संबंधित है, आर्नक्स से, हर्समैन से, हिक्स से या उपरोक्त सभी से। तो जो संतुलित विकास का सिद्धांत है आपका वह आर्नक्स से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 आपका इसमें पूछा है, वित्तीय द्वैतवाद की अवधारणा दी गई है। वित्तीय द्वैतवाद की अवधारणा किसने दी है भैया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है, एच मिंट द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 15 आपका इसमें पूछा है, स्थिर बचत आय अनुपात की मान्यता संबंधित है, कोल्डार मॉडल से, लियोनटिफ मॉडल से, हेराल्ड डोमर मॉडल से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो स्थिर बचत अनुपात की मान्यता है वह आपका हेराल्ड डोमर मॉडल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपका, पूंजी उत्पाद अनुपात का उच्चतम स्तर पाया जाता है विकसित अर्थव्यवस्था में, विकासशील अर्थव्यवस्था में या ए और बी दोनों। तो कुछ इसमें जो 95% बच्चे होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लगाकर चले आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विकसित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। पूंजी उत्पाद अनुपात का उच्चतम स्तर विकसित अर्थव्यवस्था में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश की जरूरत होती है, संतुलित विकास रणनीति में, असंतुलित विकास रणनीति में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतुलित विकास रणनीति में सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा है, आयातित सामाजिक प्रणाली संबंधित है, किससे संबंधित है? पूंजीवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से या उपरोक्त सभी से। तो जो आयातित सामाजिक प्रणाली है वह पूंजीवाद से संबंधित है, 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक द्वैतवाद की विशेषता नहीं है? संगठित श्रम, असीमित आवश्यकताएं, लाभ उद्देश्य की कमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, लाभ उद्देश्य की कमी जो है वह सामाजिक द्वैतवाद की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा है, ब्याज दर अंतर विद्यमान है, ब्याज दर अंतर किस में विद्यमान है भैया? तो वित्तीय द्वैतवाद में विद्यमान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है दोस्तों, तकनीकी द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं बोके, मिंट, हिगिंस या फिर लेविस। तो तकनीकी द्वैतवाद के जो प्रतिपादक हैं वो हिगिंस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा है, बोके के अनुसार द्वैतवाद समानार्थी है, पूर्वी देशों के, पश्चिमी देशों के, दक्षिणी देशों के या उत्तरी देशों के। तो बोके के अनुसार द्वैतवाद समानार्थी किससे है भैया? तो पूर्वी देशों के है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा दोस्तों, इसमें साधन उपलब्धता में अंतर संबंधित है, सामाजिक द्वैतवाद से, वित्तीय द्वैतवाद से, तकनीकी द्वैतवाद से या फिर संगठनात्मक द्वैतवाद से। तो साधन उपलब्धता में अंतर जो होता है वह आपका तकनीकी द्वैतवाद से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 आपका इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अधोसंरचना का घटक नहीं है? गृह निर्माण, परिवहन, विद्युत या फिर संचार। तो अधोसंरचना का जो इनमें से घटक नहीं है वह आपका गृह निर्माण है, ठीक है। गृह निर्माण अधोसंरचना का घटक नहीं होता है। इसमें अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा है, हेराल्ड डोमर प्रारूप के अनुसार समृद्धि दर बराबर है। तो समृद्धि दर बचत दर बटा पूंजी उत्पाद के अनुपात के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न इसमें आपसे पूछा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस पेपर को ज़रूर सेंड करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है? पूंजी निर्माण, निवेश, उत्पादकता दर या फिर ब्याज दर। तो इसमें आपका है दोस्तों, जो ब्याज दर होता है वह आपका निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा है दोस्तों, इसमें निम्न बचत तत्व है गरीबी के दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष का, गरीबी के दुष्चक्र के मांग पक्ष का, या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, निम्न बचत तत्व कौन कौन से हैं? गरीबी के दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष का और गरीबी के दुष्चक्र के मांग पक्ष का। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन विकास का आर्थिक निर्धारक नहीं है? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन या फिर तकनीकी। तो इसमें तो दोस्तों जो आपका विकास का आर्थिक निर्धारक तत्व है, निगेटिव क्वेश्चन है, तो कौन नहीं है? तो न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन जो होता है वह विकास का आर्थिक निर्धारक तत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा है दोस्तों, मानव पूंजी में विनियोग का अर्थ है शिक्षा पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी पर मानव पूंजी में विनियोग का अर्थ है। ठीक है, शिक्षा पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय, ये क्या है? मानव पूंजी में विनियोग है सभी, याद रखेंगे इसे। चलिए इसमें अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है कथन दिया है हिक्स ने, नक्स ने, रोस्टोव ने या फिर रिकार्डो ने। तो दोस्तों नक्स ने कहा था। ठीक है, नक्स ने कहा था कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रत्यस्थ प्रभाव की अवधारणा दी गई है नक्स द्वारा, मेडल द्वारा, लेविस द्वारा या बोके द्वारा। तो प्रत्यस्थ प्रभाव की जो अवधारणा है वह आपका दिया गया है लेविस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा है दोस्तों, हैरार्ड मॉडल में विकास की वांछित दर यानी GW बराबर होती है। तो दोस्तों यह बचत की सीमांत प्रवृत्ति बटा पूंजी उत्पादन के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 33 पूछा है, हैरार्ड मॉडल में बचत फलन का सही रूप क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी है इनका। ठीक है, ST = BY/T। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा है, सोलो मॉडल में समृद्धि प्रक्रिया में निम्न में से कौन स्थिर नहीं रहता है? बचत आय अनुपात स्थिर नहीं रहता है, या फिर पूंजी श्रम अनुपात स्थिर नहीं रहता है, या फिर उपभोग की सीमांक प्रवृत्ति आपकी स्थिर नहीं रहती है, या फिर जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर नहीं रहती है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जो बचत आय अनुपात होता है वह स्थिर नहीं रहता है। किस में नहीं रहता है भैया? तो सोलो मॉडल की समृद्धि में बचत आय अनुपात जो होता है वह स्थिर नहीं रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा है, चाकूधार संतुलन संबंधित है सोलो प्रारूप से, काल्डार प्रारूप से, हिक्स प्रारूप से या हैरार्ड प्रारूप से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैरार्ड प्रारूप से चाकूधार संतुलन संबंधित है। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा है, क्लासिकल समृद्धि सिद्धांत जुड़ा है। क्लासिकल समृद्धि सिद्धांत किससे जुड़ा भैया? तो यह जुड़ा है एडम स्मिथ से, रिकार्डो से और TR माल्थस से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 37 इसमें है दोस्तों, ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा है, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक आपके G मेडल है, यानी गुन्नान मेडल जी हैं। 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन फलन हैरार्ड के समृद्धि प्रारूप से संबंधित है?
काब डगलस, बीईएस या फिर स्थिर साधन अनुपात या फिर प्रावैगिक। तो दोस्तों जो उत्पादन फलन है हैराड के समृद्धि प्रारूप से, वह आपका किससे संबंधित है? तो स्थिर साधन अनुपात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा है दोस्तों, हैराड की तटस्थता के अनुसार लाभ की स्थिर दर पर पूंजी उत्पाद अनुपात होगा। स्थिर होगा, बढ़ता हुआ होगा या फिर घटता हुआ होगा या फिर शून्य हो जाएगा? तो दोस्तों यह स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा है दोस्तों, करके सीखने की अवधारणा प्रस्तुत की गई। करके सीखने की अवधारणा 1962 में प्रस्तुत की गई या फिर 1988 में या फिर 1862 में या फिर 1963 में? तो दोस्तों जो करके सीखने की अवधारणा है यह आपका 1962 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 आपका इसमें पूछा है, ठीक है, वही प्रश्न दोबारा आ गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। करके सीखने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? सॉरी, यहाँ दूसरा प्रश्न नहीं है, वही प्रश्न है, ठीक है। वहाँ सन पूछा है, किस सन में दी गई थी? और यहाँ आपका पूछा है दोस्तों 41 नंबर में कि करके सीखने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह के एरो के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन प्रारूप आय के वितरण और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बीच का संबंध विश्लेषण करता है? तो यह आपका काल्डार का प्रारूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा है दोस्तों, अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक रोमर हैं, बामेल हैं, लुकास हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रोमर हैं, ठीक है। रोमर क्या है? तो अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे। प्रश्न नंबर 44 आपका इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा समृद्धि सिद्धांत आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक नीति की भूमिका से संबंधित है? तो यह आपका क्लासिकल समृद्धि सिद्धांत भी संबंधित है, अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत भी संबंधित है, बहिर्जात समृद्धि सिद्धांत भी संबंधित है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नंबर 45 इसमें पूछा है आपका, बेहतर तकनीक जिसके परिणाम स्वरूप नए उपकरणों में निवेश किए बिना उत्पादन में वृद्धि होती है कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है भैया? तो असंबद्ध तकनीकी प्रगति कहलाती है। 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक पूंजी नहीं है? इनमें से कौन है दोस्तों जो बौद्धिक पूंजी नहीं है? मानवीय पूंजी, संबंध परक पूंजी या फिर संरचनात्मक पूंजी या भौतिक पूंजी? तो क्या पूछा है? बौद्धिक पूंजी नहीं है। तो दोस्तों जो मानवीय पूंजी होती है यह बौद्धिक पूंजी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 आपका देखते हैं, फाइरेनिस मॉडल में कृषि विकास के किस चरण में श्रम का अधिशेष समाप्त हो जाता है? प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो फाइरेनिस मॉडल में कृषि विकास के जो चरण होते हैं, ठीक है, श्रम का अधिशेष समाप्त हो जाता है। तो वह किस चरण में समाप्त होता है? तो तृतीय चरण में वह समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा है, लेख ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 100% दोस्तों आपके परीक्षा में पूछे जाएगा, तो याद रखेंगे। ये लेख जो है कौन सा लेख है दोस्तों? ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवी से संबंधित है, फाइरेनिस से या फिर जार्गेंसन से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह दोस्तों आपका फाइरेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा है, निम्नलिखित में से किस दोहरी अर्थव्यवस्था के प्रारूप में काब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग हुआ है? तो यह आपका जार्गेंसन प्रारूप में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न है दोस्तों यह आपका, राउल प्रेबीस का नाम संबंधित है उत्पादन सिद्धांत से, उपभोक्ता सिद्धांत से, निर्भरता सिद्धांत से या कल्याण सिद्धांत से? तो दोस्तों जो राउल प्रेविस का जो संबंधित है
वह आपका निर्भरता सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।